नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी बाजार में जो एक्शन हो रहा है वो आपके सामने लेकर आएंगे। और सबसे पहले फोकस करेंगे आज के शो में नेचुरल गैस और कच्चे तेल पर, जहां पर वापस जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रंप के जो टैरिफ थ्रेटनिंग बयान उन्होंने दिए हैं उसका क्लियरली एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस कल चला, आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में 6% की तेजी दिखा रहा है। घरेलू बाजार में भी तेज कारोबार हो रहा है। तो तैश में गैस, समझेंगे आगे के आउटलुक को। साथ ही बात करेंगे रुपए की, जो कि लगातार रिकॉर्ड लोअर लेवल्स छू रहा है। 91.37 के लेवल्स आज टच किए। कहां तक गिरावट और देखने को मिलेगी, कब संभलेगा, कैसे संभलेगा, क्या रेंज अब बन रही है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए आईएफए ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर और सीईओ अभिषेक गोयनका, साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे ग्लोबल हालात को समझेंगे, स्पेशली कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर आउटलुक लेंगे। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई, जिनसे हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट रुपए के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लोअर लेवल्स। इनफैक्ट इस समय नए लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 91.45 91.46 के आसपास हैं। जो ग्रीनलैंड संकट जो उभर कर आया है, जो थ्रेटन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को, बाकी यूरोपीय देशों को एडिशनल टैरिफ लगाने पर, उसका एक इम्पैक्ट हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। कोई भी एसेट क्लास उससे छूती नहीं है और रुपए पर भी, यानी करेंसी मार्केट पर भी उसका एक्शन क्लियरली बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो इमर्ज हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये असर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्या रेंज बन रही है, कितना डाउनसाइड आ सकता है, कब इंटरवेंशन एक्सपेक्ट करें, सपोर्ट कहां बन रहा है, हर पर्सपेक्टिव से रुपए की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक गोयनका हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप तो बखूबी समझते हैं इस तरीके के प्राइस मूवमेंट को। तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स आपने भी वॉच किए होंगे जो इस समय इमर्ज हो रहे हैं। रिएक्शन ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पर है, लेकिन सवाल यही है कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा और कितनी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, कितने और डाउनसाइड के लिए हम ओपन रहें। जी गुड मॉर्निंग। रुपए में एक न्यू हाई बनाया है आज डॉलर रुपी पेयर में। तो लेवल्स से प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में, क्योंकि दो तीन चीज इंडिया के खिलाफ जा रही है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैं अपने सोर्सेस से सुन रहा हूँ कि ट्रेड डील पे कोई भी आगे डेवलपमेंट नहीं है। तो उस कारण से जो एक एक्सपोर्टर कम्युनिटी है इंडिया की, वो काफ़ी डरी हुई है और उनके बॉटम लाइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उस कारण से वो इस समय कोई भी फ्रेश डॉलर्स नहीं बेच रहे मार्केट में, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको कब तक वो अपनी टॉप लाइन को संभाल पाएंगे। तो उस कारण से सिर्फ डॉलर डिमांड है, डॉलर की सप्लाई नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जनवरी में भी नए साल में हमने देखा कि एफआईआई का कंटिन्यूस आउटफ्लो है, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पहले कम थी, अब हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। साथ में उसको संभालने के लिए जो कैपिटल फ्लोज चाहिए, वो कैपिटल फ्लोज इस समय नहीं आ रहे। एंड इक्विटी मार्केट्स में हम देख ही रहे हैं काफ़ी सेलिंग आ रही है। सो वो एक दूसरा कंसर्न रुपये पे भारी पड़ रहा है इस समय। अच्छी बात यह है कि अगर बाकी करेंसीज के मुकाबले हम देखें तो डॉलर ओवरऑल ग्लोबली मंदी के माहौल पे है। यूरो जीबीपी वगैरह हम देखें तो क्रॉस आईएनआर पेयर है, हम देखें तो न्यू हाई बना रही है। मतलब कि बाहर में मंदी है डॉलर में, किंतु रुपए में भी मंदी है, तो हमें डबल इम्पैक्ट हो रहा है। तो उससे एक चीज़ है कि जब भी ये मीन रिवर्ट करेगा, चीज़ें सुधरेंगी तो रुपए में स्ट्रेंथ आएगी, किंतु शॉर्ट टर्म सिचुएशन में डेफिनेटली पेन है। और जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है ट्रेड के प्रति, रुपए में थोड़ी मंदी रह सकती है। अच्छा, यूजुअली जब इस तरीके के हालात हम देखते हैं तो कुछ सपोर्ट फैक्टर्स भी इमर्ज होते हुए दिखते हैं, फिर चाहे वो आरबीआई का इंटरवेंशन हो। लेकिन रीसेंट फॉल जो रहा है उसमें उतना प्रोएक्टिवली हमने रिएक्शन या सपोर्ट आते हुए देखा नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस फ्रंट पर? आरबीआई कंटिन्यूसली मार्केट में एक्टिव है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 91 से 89 तक गया था 2 दिन के अंदर। एंड आरबीआई ने थिन मार्केट लिक्विडिटी के समय डॉलर रुपी को बेच के नीचे लाए थे, किंतु इस समय ग्रोथ की कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। और आरबीआई अगर
इस समय ग्रोथ एंड करेंसी में कॉल ले तो शायद वो ग्रोथ को ज़्यादा महत्व देगा रादर देन करेंसी, और इस समय वो करेंसी को थोड़ा जाने दे रहा है और रिजर्व भी उन्होंने बहुत खर्च कर दिया है। तो आने वाले ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय में रिजर्व्स की महत्व बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से इस कारण से वो थोड़ा सा रुपए को जाने दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कम 3 से 4% रुपये अंडर वैल्यूड है एट 91.3040 है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक आपका आने के लिए शो में और रुपए पर अपने आउटलुक देने के लिए। तो रुपए में तो लगातार वीकनेस बनी हुई है, पेन अभी भी सस्टेन कर सकता है। हालांकि आरबीआई की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल फैक्टर्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरीके का है जिसके कारण ये लगातार प्रेशर बना हुआ है और कोई रेस्पाइट नियर टर्म में उस फ्रंट पर दिखेगा या टैरिफ पर कुछ बात बनते हुए दिखाई देगी, ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। तो प्रेशर सस्टेन होते हुए मोस्ट लाइकली रह सकता है रुपए में। लेकिन एक्शन देखने को मिल रहा है एनर्जी मार्केट में भी, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो जहां पर हर रोज एक नया फैक्टर इमर्ज हो रहा है, या फिर दूसरी तरफ नेचुरल गैस। पहले नेचुरल गैस पर बात करते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस कल भी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में 26% बढ़ते हुए देखा, आज भी 7% ऊपर बढ़कर ट्रेड करा। इनफैक्ट 9% ऊपर तो घरेलू बाजार में भी है। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, आप तो बखूबी समझते हैं एनर्जी मार्केट की चाल को, फैक्टर्स को। पहले नेचुरल गैस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एकाएक जो ये बाइंग इमर्ज हुई है, जो हीटिंग डिमांड स्पाइक अप हो सकती है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से यूएस में, या फिर बिग विंटर स्टॉर्म फोकास्ट वहां पर किया गया है सदर्न रॉकीज, प्लेन्स और साउथ में फ्राइडे तक हिट करने के पीछे, इसके कारण हमने सर्च देखा है। कितना सिग्निफिकेंट ये फैक्टर है? क्या ये सिर्फ नियर टर्म पुश है या फिर ये तेजी थोड़ी सस्टेन हो सकती है? कैसे देखते हैं आप? नहीं, तेजी सस्टेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी ये नियर टर्म है। हमने देखा है कि खासतौर से पश्चिम यूरोप में और उत्तर अमेरिका में थोड़ी गैस की दिक्कत आ रही है। कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कीव वगैरह की खबरें आई हैं, बहुत ही वहां तो उन्होंने एसओएस का बटन दबा दिया है, बिल्कुल किल्लत हो गई है, दिक्कत हो गई है। दूसरी तरफ गैस का और तेल में फर्क ये होता है कि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मुश्किल होता है। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप एलएनजी के माध्यम से ले जाएं या आपके पास पाइपलाइन होनी चाहिए। अगर ऐसा उपलब्ध नहीं और उतनी मात्रा में, उतनी कैपेसिटी में उपलब्ध नहीं जितनी डिमांड आ रही है, तो फिर आपके यहाँ शॉर्टेज हो जाती है और गैस की कीमत बढ़ जाती है। तो इस समय काफी सिचुएशन इस तरीके की भी है, जहां गैस की जरूरत है वहां गैस सही कैपेसिटी मात्रा में पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि उसकी डिलीवरी सिस्टम नहीं है। गैस का तीसरा कोई तरीका नहीं होता। अगर आपने पाइपलाइन नहीं बिछाई है, नेगोशिएट नहीं करी है कीमतें और कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां गैस पहुंच नहीं पाएगी। और एलएनजी से हर जगह गैस पहुंचाना मुश्किल होता है। उसके लिए आवश्यक होता है कि समंदर हो आपके पास, और उसके बाद एक का एक जो है समुद्री जहाज, जो एलएनजी टैंकर जिनको बोलते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो गैस का जो बाजार है बहुत फ्रेगमेंटेड होता है हमेशा। वो ऑयल की तरह जो है ग्लोबल कमोडिटी नहीं है, अभी भी काफी हद तक वो रीजनल कमोडिटी है। और इसलिए हमने देखा है कई जगह जो गैस की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में गैस की कतई कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जहां आवश्यकता है, डिमांड है, और एकाएक जहां पे स्पाइक आता है डिमांड में, वहां डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कीमत ऊपर है ये, लेकिन सस्टेन हो पाएगी आने वाले 15 फरवरी के बाद, मुझे मुश्किल नजर आता है। जो दिक्कत है वो 15 फरवरी तक है। उसके बाद हमने देखा है कि आमतौर से जो डिमांड है वो थोड़ा कम होने लगती है। ओके, तो फिर भाव को लेकर क्या राय है तनेजा जी? यहाँ से नेचुरल गैस के प्राइसेस को और ऊपर गए तो मैक्स कहाँ तक? नहीं, अगर देखिए अभी ऊपर और जा सकती है। अब देखना यह है जिस तरीके की सारी, एक तरफ तो गैस की जो डिमांड है, डिलीवरी है, उस पर लेकर समस्या, दूसरी तरफ जो है जिस तरह की फोरकास्ट हो रही है वेदर को लेकर के कि और सीवियर हो सकता है, और तीसरा हमने देखा है कि गैस को लेकर के जो ट्रम्प साथ की जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, और दूसरी तरफ कनाडा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स कल रात को दिया, और उसके बाद पश्चिम के कुछ देश भी आज जवाब देने वाले हैं, तो मानी हुआ तो उस सब का फैक्टर जो असर है वो कीमतों पर पड़ता है और उससे कीमत ऊपर जाती है। तो अभी ये देखना है कि एक तरफ तो वास्तव में कुछ डिमांड की साइड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सप्लाई में कमी, और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उससे जो कीमतें हैं प्रेशर में रहेंगी। तो फिलहाल कीमत जो है वो अभी 5% 10% ऊपर बड़ी आसानी से जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज तमाम लाइनअप है उन लोगों का जो बहुत बड़े गैस के कंज्यूमर्स हैं, और वो सब वक्तव्य देने वाले हैं। कनाडा से शुरुआत हुई, कनाडा एनर्जी सुपर पावर है, उनके वक्तव्य से इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जो जहां कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से वक्तव्य आने वाले हैं, और उस पर फिर अमेरिका का रिस्पॉन्स होगा और उससे कीमतें जो है उसमें उछाल आ सकता है।
ओके ओके। इनफैक्ट तनेजा जी, जो आपने फैक्टर्स गिनवाए कच्चे तेल के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टर्स डेफिनेटली क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ थ्रेट अगेंस्ट यूरोपियन स्टेट्स जिक्र किया है वो कैसे पैन आउट होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेम्पररी सस्पेंशन हुआ है कजाकिस्तान की ऑयल फील्ड्स का, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? कितना सिग्निफिकेंट ये रह सकता है, या फिर क्या नियर टर्म रिस्क देख रहे हैं अगर ये शटडाउन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एक्सटेंड होता है? देखिए, दो चीजें हैं। कजाकिस्तान में जो हुआ है वो मेंटेनेंस और कुछ बिजली की दिक्कत वगैरह उस कारण हुआ है, तो उसका वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर उसके बावजूद भी तेल की सप्लाई साइड में कोई ऐसी भारी कमी नहीं है, और अगर होती है तो और पंप जो है तेल कर सकते हैं वो देश जो बड़े निर्यातक है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। जो चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो तेल का जो बाजार होता है उसको जरा सी भी बाजार में तनाव या एंग्जाइटी या स्ट्रेस पसंद नहीं है। जरा सा होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो पैनिक बटन दब जाता है। अब जिस तरह का पूरी दुनिया के अंदर खासतौर से हम देख रहे हैं, ट्रम्प साहब ग्रीनलैंड को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपने घर के अंदर आग लग गई है। जो वेस्टर्न अलायंस होता था, जिसको नेटो बोलते हैं, ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस होता था, ये पूरी दुनिया में मिलके जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, सब लोगों ने मिलके पूरे विश्व के अंदर दादागिरी करी है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में इतना तेज वो हो गया, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री का आपने वक्तव्य देखा, इस तरह का वक्तव्य जो है वो हमने आज तक कभी नहीं देखा, जिसमें उन्होंने खुलेआम जो है बगावत का झंडा गाड़ दिया और ये कहा है कि और देश उसमें शामिल हो, और जो आज हो सकते हैं, जिनकी आज भाषण है कई लोगों के। तो मुझे लगता है ऐसे इस तरह के माहौल को तेल का बाजार बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि तेल का बाजार इस तरीके का बाजार है जितनी स्थिरता उतनी कीमत उसकी रियलिस्टिक होती है। अगर ये तनाव और बढ़ता है, अभी तक तो गाजा था, कभी यूक्रेन था, अब उसके बाद ये वो तनाव हो गया जहां फिलहाल ऐसा लगता है कहीं आग नहीं लगी हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और आपस में जो खींचातानी हो रही है उसमें तो चारों तरफ आग ही आग हुई है। तो बाजार को ये पसंद नहीं आता, थोड़ा बाजार इसको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर जो है ये आगे बढ़ता है, वो टैरिफ को उन्होंने कहा हम 500% कर देंगे, किसी पे कहा 100% कर देंगे, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो टैरिफ जो है वो बारूद का काम करेगा, और जो उसको तेल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी कहना मुश्किल है कीमतों में क्या होगा, लेकिन जिस तरह का तनाव आ रहा है, जिस तरह की भाषा आ रही है, रेटोरिक आ रहा है, अगर वास्तव में वो शुरू हो जाता है टैरिफ को लेकर के, तो फिर जो तेल की कीमत है वो थोड़ा परेशानी में आ सकती है भारत के हिसाब से, क्योंकि कीमत ऊपर जा सकती है। नहीं, ये मान के चले कि जो ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट दिया है अगेंस्ट यूरोप वो कंप्लीटली प्राइस्ड इन नहीं है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे उस तरीके का रिएक्शन रहेगा, फिर ऐसे में मान के चले कि रेंज या फिर वॉल्टिलिटी बढ़ी रह सकती है। देखिए, बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है। जैसे आपने कहा कि अभी पूरी तरह बाजार ने फैक्टर इन नहीं किया है, और अगर ट्रम्प साहब इसी बात पर अड़े रहते हैं, वास्तव में टैरिफ लगा देते हैं और ईयू जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, उनका रवैया भी सख्त हो जाता है, फिर वो तेल की कीमत में जो उसमें जो है उसकी जो रेंज अभी तक हम बात करते आए हैं कि आने वाले समय में तेल की कीमत $58 से लेकर के और $68 के बीच में की रेंज में रहेगी। फिर उसको थोड़ा सा रियलाइन करना पड़ेगा और हमको जाकर के उसको 60 से लेकर के और 72-75 पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले 48 घंटे में देखते हैं जो बयानबाजी हो रही है, वो बयानबाजी किस तरह की होती है, किस दिशा में आते हैं। आज ट्रम्प साहब भी दावा उसमें बोलेंगे, वो भी देखना होगा उनका रिस्पॉन्स कुछ एडजस्ट करते हैं, थोड़ा माइल्ड होते हैं, या उनका रवैया जो एक शहनशाह का रवैया होता है, अगर वो जारी रहता है तो तेल के लिए तो फिर अच्छी खबर नहीं है। ओके, चलिए, शुक्रिया तनेजा जी आने के लिए और समझाने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, क्या असर भाव पर देखने को मिल सकता है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। वंदना भारती बनी हुई है, उनसे समझेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सभी कमोडिटीज पर। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड अप हमारे साथ वंदना भारती बनी हुई है, अब लेते हैं उनसे ट्रेड्स। वंदना नमस्कार, पहले तो बताइए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं स्टॉक्स। जी नमस्ते दीपाली। और मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड में जो प्राइसेस हैं वो अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा सकता है, तो 1,57,000 पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 1,64,000 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,55,000 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है, जिसके बारे में आप बात भी कर रहे थे दीपाली। यहाँ पे 388 के करीब या 385 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो करीब यहाँ पे 420 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 370 का। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए दी गई है। अच्छा वंदना, नेचुरल गैस पर तो आपने अपनी राय दी, कच्चे तेल पर क्या व्यू है, क्या रेंज आप देख रही हैं, कोई ट्रेडिंग व्यू बन रहा है, अवॉइड करेंगी, क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है? मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली बिल्कुल रेंज में है क्रूड ऑयल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 7वें ऑयल टैंकर को सीज करा है यूएस ने, तो जैसा नरेंद्र सर यहाँ पे बता रहे थे
कि इस काउंटर को पॉलिटिकल टेंशन नहीं पसंद, जियोपॉलिटिकल, तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से सप्लाई साइड बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि एक बार 5600 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकता है और नीचे में मुझे लग रहा है कि 5450 तक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग जोन में ही रहना चाहिए फिलहाल कच्चे तेल में, जब तक यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आता है जो कूल डाउन करे टेंशन को, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है और वो हो सकता है 5350 का लेवल। तो फिलहाल मुझे एक अपवर्ड मूवमेंट लग रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी। ओके अच्छा, बेस मेटल्स को कैसे देख रही हैं आप? कल एक डिप हमने देखा, वापस संभलते हुए दिखाई दिए हैं। कॉपर ही फॉर इंस्टेंस आज ½ % ऊपर है। क्या स्ट्रैटेजी है ओवरऑल बेस मेटल पैक पर और कॉपर पर स्पेसिफिकली, क्या सजेशन रहेगा? जी दीपाली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशियस मेटल काउंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नेचुरल गैस में भी मूव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि बेस मेटल में एक मतलब कि रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट आई है और एक करेक्शन भी आता हुआ दिखा है। इसका रीजन है कि यहाँ पे चाइना से बेयरिश सिग्नल्स मिले थे, युआन लोन भी यहाँ पे कम मिला था, फिर वहां से कुछ निगेटिव डेटास भी आए थे और जिस तरीके से ट्रेड डील्स नहीं हो रही है इसका भी एक इम्पैक्ट है, साथ में न्यू टैरिफ के भी थ्रेट्स हैं। तो कॉपर ने इस पर रिएक्ट करा है, सारे बेस मेटल ने रिएक्ट करा, लेकिन अब कॉपर संभलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1295 के करीब भी अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो 320 325 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है, जबकि इसका मेजर सपोर्ट जो है वो करीब करीब आपको 1260 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो आ सकता है, लेकिन अभी लिमिटेड रहेगा क्योंकि 1 फरवरी काफी नजदीक है और अगर यहाँ पे मतलब टैरिफ लगता है तो ये काउंटर एक बार जरूर रिएक्ट करेगा। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइसेस के पैक की। अच्छा, इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहे हैं वरना स्पाइसेस की पूरी ही पॉकेट में। कल कोरिएंडर चल रहा था, टर्मरिक जीरा लाल निशान में थे, आज टर्मरिक चल रहा है, जीरा कोरिएंडर लाल निशान में है। इससे पहले सेशंस में तीनों कमोडिटीज में एक्शन तेजी का बना हुआ था। क्या व्यू है ओवरऑल पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर और ज्यादा कन्विक्शन अभी भी टर्मरिक के साथ है या कोई और कमोडिटी पिक करेंगी? जी दीपाली, अगर आप देखिएगा तो पहले प्रेशियस मेटल ने रैली ज्वाइन करा, फिर बेस मेटल ने, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी काउंटर ने, अब हमने एग्री में भी यहाँ पे मूव आता हुआ देखा और मुझे लग रहा है कि ये मूव थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। स्पाइसेस ने लीड करा है इंडियन मार्केट में। टर्मरिक में थोड़ा सा भी प्रेशर हो सकता है क्योंकि अभी इसके अराइवल्स जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट जैसे बेहतर होता है तो एक बारी 18,500 से लेके 18,800 तक के जो मूव्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे हो सकती है कोरिएंडर। कोरिएंडर में अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कम रह चुका है और इसके एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से अब प्राइसेस एक बारी यहाँ पे 13,000 की तरफ जाने का कोशिश करेगा, जो उसका रिकॉर्ड हाई की तरफ जा सकती है प्राइसेस। तो दोनों ही कमोडिटी यहाँ पे मूव करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इनफैक्ट जीरा में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे दबाव होना चाहिए और प्राइसेस नीचे 23,800 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके और एक क्विक व्यू आपका कॉटन सीड ऑयल केक पर, यहाँ पर एक्शन तेजी का लौटते हुए दिखा है, 3300 के ऊपर है भाव, क्या व्यू है? सर्दियों में इसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद 3400 पे आके एक हम लोगों ने रेजिस्टेंस आता हुआ देखा था। आज मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से रैली करेगी डाउनसाइड दिखाने के बाद और नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है कि 3410 तक का एक पोजिशनली ये कमोडिटी एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, जहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए इसका जो मूव है वो अपवर्ड ही होना चाहिए क्योंकि डिमांड साइड अभी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है कॉटन ऑयल सीड केक में। ओके चलिए, शुक्रिया वंदना आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।